वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं NIOS क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 6 लेकर आई हूँ। बच्चों, मैं आपको वही चैप्टर्स पढ़ाती हूँ जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में आने वाले हैं। ओके, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो मैं आज आपको हिस्ट्री का 6 चैप्टर पढ़ाऊँगी, मौर्योत्तर काल। ओके, देखो बच्चों, मैं इस बार बुक से ना पढ़ा के नोट से पढ़ाऊँगी, ताकि आप इजी वे में, इजी लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको ईज़िली आपके माइंड में घुस जाए, आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बाद भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे मौर्य समाज काल ख़त्म होने के बाद मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई। अब देखिए, मौर्य समाज चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही उसका एंड हुआ तो मौर्योत्तर काल की शुरुआत हो गई, ठीक है। मौर्य वंश का आखिरी सम्राट था, जो राजा था, वो कौन था? बृहदत्त था। वह अपने सेनापति पुष्यमित्र, अब क्या था, उसका एक पुष्यमित्र था। राजा कौन था? बृहदत्त था। अब उसी का पुष्यमित्र क्या था? सेनापति था, ठीक है। तो शुंग के हाथों मारा गया। अब जो राजा है ना, वो सेनापति के ही द्वारा मर गया, ठीक है। उसने क्या है, चाल से अपने ही राजा को मार दिया, और जो राज्य है उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। जिसने अपना साम्राज्य उत्तर भारत में स्थापित कर दिया। कहाँ स्थापित किया था? उत्तर भारत में। ओके, मौर्योत्तर साम्राज्य का पतन, अब इसका पतन ये कब खत्म हो गया? 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्योत्तर साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कंधार क्षेत्र सहित भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। अब क्या है, मौर्य वंश और गुप्त वंश का उदय कब हुआ था? मौर्य वंश 200 ईसा पूर्व में, और गुप्त वंश का उदय ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में कि ये क्या है। तो इसमें दे रखा है 200 ईसा पूर्व, और यहाँ क्या है, 300 ईस्वी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों, जैसे आपने पीएच स्केल भी देखा होगा, तो ये जैसे स्केल मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0 है। अब यहाँ से क्या है, -1 -2, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे +1 और यहाँ +2, ठीक है। तो इसके जो इधर है, इधर की साइड, ये क्या है, ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व चलता है। उसके बाद यहाँ पे 0 पे आने के बाद, उसके बाद सीधी मतलब पॉजिटिव काउंटिंग स्टार्टिंग होती है ना, तो ये क्या है, ईस्वी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 200 ईसा पूर्व मतलब पहले 200 हुआ, ठीक है। फिर क्या है, ये 0 पे आया, तो क्या हुआ, 200 साल इधर के हो गए। उसके बाद 300 साल, 300 ईसा पूर्व। इसके बाद क्या हुआ, 500। ये कुल वर्ष कितने हो गए? 200 से 300 कितने हो गए? 500 वर्ष ही तो हुए, ठीक है। उसके बाद आता है शुंग वंश। अब क्या है, वंश से समझ रहे हैं, जैसे अपना सरनेम हम लोग लगाते हैं, ठीक है, कुमार, कुमारी, सिंह, राजपूत एक्सेट्रा। ओके, तो वैसे शुंग वंश। तो मौर्योत्तर साम्राज्य का आखिरी सम्राट बृहदत्त था, ठीक है। जब मौर्योत्तर साम्राज्य चल रहा था, मौर्य समाज जब चल रहा था, तो उसका आखिरी सम्राट कौन था? बृहदत्त था, जो अपने सेनापति द्वारा मारा गया। उसकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के हाथों हुई। शुंग ने अपना साम्राज्य उत्तरी भारत में स्थापित किया, जिसे शुंग नाम से जाना गया, ठीक है। किसने स्थापित किया? वही सेनापति जो था, उसी ने। पुष्यमित्र शुंग का बलख के शासक डेमेट्रियस से संघर्ष हुआ, ठीक है, मतलब युद्ध हुआ, लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं। हेलिटोरियस, जो कि तक्षशिला का निवासी था, हेलिटोरियस नाम है किसी व्यक्ति का, ये कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। अब ये तक्षशिला क्या है? वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी के निकट। ये अब की जो प्रेजेंट में ये जो जगह है ना, उस जगह का नाम है। पहले से क्या नाम था? तक्षशिला नाम था पहले। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में, ठीक है, जब प्रथम शताब्दी चल रही थी, उसके द्वितीय चतुर्थांश में अंतिम शुंग शासक की हत्या धोखे से उसके मित्र वासुदेव ने की थी। अब क्या हुआ था, पहले तो देखो
पहले तो बृहदत्त को किसने मारा? पुष्यमित्र ने मारा। फिर पुष्यमित्र को किसने मार दिया? उसी के मंत्री वासुदेव ने, ठीक है। और उसने कण्व वंश की नींव डाली। किसने? वासुदेव ने। इस वंश की जानकारी अधिक उपलब्ध नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? ये पॉइंट समाप्त हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब ये बैक्टीरियन क्या होता है और भारतीय यूनानी क्या होता है। अब बैक्टीरियन का ये मतलब नहीं कि कीटाणु जीवाणु ये सब नहीं, ठीक है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात कई यूनानी भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र बैक्टीरियन निवास करने आ गए। कहाँ आ गए? जो यूनानी थे, जो यूनान के लोग थे, वो क्या है, भारत में उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है ना, सीमा के पास का क्षेत्र, उधर आके निवास करने लग गए। तो जो उधर के निवासी बने ना, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें बैक्टीरियन कहा गया, ठीक है। जिन्हें बैक्टीरिया के शासक बैक्टीरिया यूनानी कहलाए। भारतीय यूनानी शासक डेमेट्रियस तथा पुष्यमित्र के साथ संघर्ष हुआ। मेनेंदर सर्वाधिक सफल भारतीय यूनानी था। कौन था? मेनेंदर। इसका नाम याद रखिएगा। इनके साम्राज्य संभवतः उत्तरी अफगानिस्तान तथा सिंधु नदी का पूर्वी क्षेत्र गांधार सम्मिलित था। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मेनेंदर ने 155 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। याद है ना आपको? 155 मतलब उल्टी काउंटिंग है ये, ओके। 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब क्या है? नेक्स्ट है शक वंश। शक वंश कौन थे? साइथियन वंश के लिए प्रयोग होने वाला हिंदी नाम शक है। ये लोग मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे बेटा? मध्य एशिया के निवासी थे। प्रथम शताब्दी में ये उत्तरी पश्चिम भारत के से तक्षशिला में बस गए। कहाँ बस गए थे? तक्षशिला। सफल शक शासकों के राज्य में उनकी सीमाएं मथुरा और गुजरात तक फैल गई थी। शक शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक रुद्ररमन रहा। याद रखना बच्चों, रुद्ररमन शक शासकों में सबसे उल्लेखनीय था, ठीक है। इसमें द्वितीय शताब्दी के मध्य शासन किया। इसके होने की उपलब्धि की जानकारी हमें गिरनार तथा जूनागढ़ में खुदे शिलालेखों से मिलती है। इस विवरण को प्राचीन भारत में पवित्र संस्कृत में लिखा हुआ है तथा ये प्रथम शाही विवरण माना जाता है। इसके बाद है पार्थियन। पार्थियन मूलांत ईरानी मूल के थे। शकों के साथ सांस्कृतिक मजबूत संबंध होने के कारण इन्हें शक प्रहलव नाम से जाना गया। मैंने इतने इजी वर्ड्स में लिखा है कि आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई लाइन समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके बच्चों। पार्थियन शासन की जानकारी हमें तख्त-ए-बाही पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पेशावर के निकट से मिलती है। तख्त-ए-बाही क्या है? जैसे बाइबल होती है ना, वैसे ही, ओके। 5वीं ईस्वी में पार्थियन शासन के रूप में गोंडो फ्रेंच या गोंडो फियर्स का विवरण मिलता है। कुछ इतिहासकार इसे संत थॉमस के समय के मानते हैं। इन्होंने राजा तथा उनके भाई की ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवाया था, मतलब धर्म को क्या हुआ था? चेंज करवाया था। ये कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, ओके। तो आइए पढ़ ही लेते हैं इसको भी। आखिरी मौर्य शासक कौन था? अभी हमने पढ़ा था मौर्योत्तर काल का आखिरी शासक कौन था? बृहदत्त था। हेलिडोरियस कौन था? हेलिडोरियस तक्षशिला का निवासी था। शुंग शासक बृहदत्त के दरबार में हेलिडोरियस भारतीय यूनानी शासक अतिलकी का दास का राजदूत था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंथों में किस भारतीय यूनानी शासक का विवरण मिलिंद के रूप में मिलता है? मेनेंदर। कौन सा खुदा हुआ संस्कृत में लिखा यह विवरण प्राचीन भारत का प्रथम विवरण माना जाता है? जूनागढ़ तथा गिरनार के शिलालेख, जो क्या थे? शाही शिलालेख थे ना, अभी हमने पढ़ा था। शक किस क्षेत्र के निवासी थे? शक मध्य एशिया के निवासी थे। अब पढ़ते हैं हम कुषाण वंश के बारे में, ठीक है। ये सारी क्या है बच्चों? वंश चलते आ रहे हैं, ठीक है।
हम लाइन टू लाइन वंश पढ़ते जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कुषाण वंश क्या होते हैं। कुषाण मूल रूप से पश्चिमी चीन के निवासी थे। अब ये कहाँ के निवासी थे? चीन से ये लोग आए थे, ठीक है। इन्हें यू चीज़ भी कहा जाता था। शकों ने पाकिस्तान में बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अब शक जो थे उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान में बड़े साम्राज्य की स्थापना की, मतलब अपना साम्राज्य क्या किया? बड़ा किया। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजूल कटफिसिस या उसके बाद उसका पुत्र वैथा कटफिसिस राजा बना। कुषाण वंश का ये याद रखिएगा बच्चों, कुषाण वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? कुजूल कटफिसिस। फिर उसी का बेटा जो था, उसी का जो पुत्र था वो क्या था? वेया कटफिसिस राजा बना। आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। जो अभी हम कुषाण वंश की बात कर रहे हैं तो उसका सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क। उसके शासनकाल का आरंभ 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। कनिष्क ने एक नए युग की नींव डाली जिसे शक संवत के रूप में जाना गया। अब देखो ये शक वंश हम अभी पढ़े थे, तो इसने अपनी नींव जो डाली उसमें शक संवत का नाम क्यों दिया? तो कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार अधिकतम क्षेत्र में हुआ। उसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कौशाम्बी और सुरस्ती सहित उत्तर भारत तक विस्तृत था। अंतर क्षेत्रीय संस्कृति तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए उसने उत्तर भारत तथा मध्य एशिया को एक ही साम्राज्य का अविभाज्य अंग बनाया था। कनिष्क को बौद्ध धर्म का संरक्षक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक तरीके से संरक्षक मतलब संरक्षण देना, ठीक है। उसने कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन करवाया। किसने करवाया था ये सारा? कनिष्क के द्वारा, ठीक है। कुंडलवन एक स्थान है जो कि अब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट हरवान है। उस आयोजन में उसने बड़े बड़े संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। उसी समय सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, ठीक है। वो 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? एक था हीनयान, दूसरा था महायान। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हीनयान और महायान है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं स्थापत्य कला। गंधार तथा मथुरा, ठीक है, को भी संरक्षित किया। उसने विशाल स्तूपों का निर्माण कराया। पूर्व नगर पेशावर वर्तमान पहली बार 15वीं शताब्दी में चीनी यात्री फहनान ने यहाँ यात्रा की। 3वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुषाण वंश का पतन हो गया, मतलब यहाँ से क्या हुए? वो समाप्त हो गए। कुषाण राजतंत्र तथा प्रशासनिक तंत्र के बारे में कुषाणों की अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। पूरा साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। हर एक क्षेत्र का एक महाक्षत्रप द्वारा संचालित होता था और उसका सहायक क्षत्रप होता था। साम्राज्य के पूरे क्षेत्र ज्ञात नहीं है। कुषाण घुड़सवारी करते समय पतलून पहनते थे, ठीक है। क्या पहनते थे? पतलून। ये देवपुत्र शीर्षक का प्रयोग करते थे जिसका अर्थ भगवान की संतान है। किसका, कौन से शीर्षक का प्रयोग करते थे? देवपुत्र। और ये क्या मानते थे? इसका अर्थ क्या है? देवपुत्र का अर्थ है भगवान की संतान। कुषाणों की उपलब्धियाँ ये हमें कैसे पता चलती हैं कि वो थे? कुषाण वंश ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, ठीक है। विशाल साम्राज्य होने के कारण आंतरिक और बाहरी व्यापार में प्रगति हुई। इसके फलस्वरूप नए नगर केंद्रों का उदय हुआ। सोने तथा तांबे के मुद्राओं से पता चलता है कि कुषाण काल संपन्न था, ठीक है। किसके? सोने और तांबे के जो मुद्राएं मतलब सिक्के जो होते हैं ना, वो क्या है? चलते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो संपन्न था, मतलब रिच थे वो लोग। साहित्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत ने प्रगति की। अब क्या है? ये चरक क्या है? चरक है आयुर्वेद के जनक। ये चरक क्या है? आयुर्वेद के जनक है। किसी व्यक्ति का नाम है चरक। चरक संहिता चिकित्सा आधारित पुस्तक की रचना की। बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने बौद्ध की विस्तृत जीवन चरित्र की रचना की। इसके बाद है चरक तथा अश्वघोष दोनों ही विद्वान कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं।
अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। शक संवत किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ हुआ? कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी के लगभग। किसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया? कुंडलवन कनिष्क के संरक्षण में। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक रूप में जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की। ओके। मध्य एशिया के साथ संबंध। अब मध्य एशिया के साथ संबंध कैसे थे तो ये पढ़ते हैं। भारत पर बैक्ट्रिया, यूनानी तथा शक पहलव के आक्रमणों, कुषाणों के शासन काल में मध्य एशिया के राजनीतिक संपन्नों ने दो क्षेत्रों के मध्य उत्तरवर्ती संस्कृति समन्वय वालमेल को जन्म दिया। धीरे धीरे विदेशी समूह ने अपनी पहचान को खो दिया। जो विदेशी जो समूह थे, जो मतलब जुट बना के जो समूह होता है ना रहते हैं, उन्होंने क्या की अपनी ही पहचान खोते गए और क्षत्रिय के रूप में अवतरित हो गए। अब क्या है, जो विदेशी थे अपनी पहचान खो गए, किसमें? क्षेत्रीय रूप में परिवर्तित होते गए। कुछ ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। मैनेंदर में बौद्ध धर्म की भिक्षा नागसेन नामक भिक्षक से ली थी। मध्य एशिया के संपर्क ने भारत को मुद्रा निर्माण में नई विधियां, छिद्र वाले आविष्कृत सिक्कों का स्थान धीरे धीरे महान विभूतियों तथा प्रचलित सिक्कों के चित्र यूनानी शैली के सिक्कों ने ले लिया। सिक्कों पे क्या है? राजा की तस्वीरें छपने लगी। ठीक है। भारत में उत्तरवर्ती सिक्का प्रणाली के लिए प्रतिमान बन गए, मतलब एक प्रतीक बन गया। ठीक है। इसके अलावा मध्य एशिया से विशेष करने यूनानियों ने खगोल शास्त्र का ज्ञान लिया। प्राचीन भारत ग्रंथों में यूनानी खगोल वैज्ञानिक यवनाचार्य के रूप में मिलता है। भविष्य काल का ज्ञात करना इसकी कला भी भारतीयों से सीखी यूनानियों ने। ओके। गंधार शाखा तथा भारतीय तथा यूनानी शैली की समन्वय के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। यूनानी शैली के सिक्कों की क्या विशेषताएं थी? क्वेश्चन है, आंसर है उसमें शासकों के चित्र का चित्रण हुआ। आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोलविदों किस शब्द का प्रयोग किया गया? यवना। उड़ीसा तथा दक्कन में प्रारंभिक राज्य का उदय। उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा को क्या कहा गया है? कलिंग कहा गया है। ठीक है। दक्कन तथा पूर्वी भारत अशोक के साम्राज्य थे। उसने हिंसक युद्ध द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे जनहानि भी हुई थी। इसके पतन के पश्चात ही भारतीय इतिहास में प्रथम बार कलिंग तथा दक्कन का उदय हम देखते हैं। कलिंग क्या है? अशोक के बाद कलिंग चेदी वंश के शासन का में महत्वपूर्ण हो गया। खारवेल के अलावा इस वंश के शासक के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। उसकी उपलब्धि उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा अभिलेख में संग्रहित है। शिलालेख के पास हाथी की छवि होने के कारण इस अभिलेख का नाम हाथी गुम्फा पड़ा। इसे ये पता चलता है कि वह जैन धर्म के उपासक थे। ठीक है। अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्धों में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। उनकी कला विधि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की थी। अब पढ़ते हैं सातवाहन। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य सातवाहन वंश भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख रूप से उभरा। सातवाहन शासक में महान शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी था। उसका साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। 3वीं शताब्दी के चतुर्थ भाग में सातवाहन वंश का पतन हो गया तथा इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हो गया। सातवाहन के दो कौन से पार्ट है? एक राज व्यवस्था, एक प्रशासन। ठीक है। तो सातवाहन साम्राज्य आहार अथवा उप प्रभावों अर्थात जिलों में विभाजित था। जो सातवाहन साम्राज्य था ना, जैसे राज्य करते तो अपना साम्राज्य बनाते हैं, तो क्या था? आहार और उप प्रभावों मतलब जिलों में विभाजित था, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है। प्रशासन की लघुत्तम इकाई ग्राम थी।
ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक हुआ करता था, ठीक है। जो प्रशासन की लघु सबसे छोटी इकाई जो होती है ना वो ग्राम थी, और ग्राम का जो अध्यक्ष था, जो राजा था उधर का, ग्रामिक था, ठीक है। राजा के सहायक तथा मंत्री के रूप में अमात्य का विवरण मिलता है। भारतीय इतिहास में प्रथम बार 7 महान शासकों ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए बौद्ध तथा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूदान किया, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था। बाद में व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई, वे स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।